जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल मैं आंसर के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं। यानी जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल हो या आपके डेरिवेशन हो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके जो है इस वीडियो में बताऊंगा, सब आपको बिल्कुल फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और आपकी तैयारी को देखते हुए इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराऊंगा। देखिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऐसे में आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी काफी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैं आपको इनको जो है मतलब काफी ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो है सिलेक्ट करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको यहां पर 10 से 15 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको जो है यहां पर कुछ लॉन्ग के क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट के क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। तो पता चलता है या लगाया जाता है, एक ही बात है ना। तो देखिए, जो प्रेरित धारा की दिशा होती है दोस्तों, वह किसके द्वारा पता चलती है? लेंज के नियम के अनुसार पता चलती है, यानी कि लेंज के नियम से, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, या बायो-सावर्ट नियम के द्वारा, या एम्पियर के नियम से। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रेरित धारा की दिशा होती है वह किससे पता चलती है? तो ये आपके लेंज के नियम के अनुसार जो है पता लगाया जा सकता है, या जो इससे मतलब ज्ञात की जाती है। तो आपको पता ही होगा, लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा। लेंज का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपका यहां पर जो पहला ऑप्शन होगा है ना, ये आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेंज का नियम या लेंज के नियम के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√μ0ε0 का मान है, यानी इनका जो वैल्यू होता है वह कितना होता है। इसके सामने आपके 4 ऑप्शन है, आपके यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जो आपको यहां पर 1/μ0ε0 जो रूट के अंदर होता है, ये दोस्तों किसके बराबर होता है? तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसके दोस्तों? प्रकाश की चाल जो हमारी होती है c, है ना। तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है आपका, ये आपका 1/√μ0 और क्या ε0। तो ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है ना। तो अब देखिए, प्रकाश की चाल के जब यह बराबर है, तो प्रकाश की चाल का जो मान होगा वह इसका भी मान हो जाएगा। तो यहां पर इसका मान आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मान आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि आपके सामने है दिख रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है, यानी इतना आपका प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है। तो यही हमारा हो जाएगा इसका मान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा यह आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इनमें से कौन सा है? पहला आपका क्या है? वेबर। नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है। इसके बाद है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आपका यहां पर न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, आपको पता ही होगा। तो यानी इसका हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वोल्ट मीटर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होता है और मतलब कि जे, और जो आपका अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वीडी, ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है? तो यार इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करा चुका हूं मैं। ठीक है, मैं इसको बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार यह पूछा गया है। तो इसलिए आपको इसका जो है फुल सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो आपका धारा घनत्व होता है जे, और जो आपका क्या अनुगमन वेग, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है? तो ये आपका पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है जे बराबर NEVD। ठीक है, तो ये होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। जहां जे क्या होता है? जे आपका होता है धारा घनत्व, और यहां पर एन क्या होता है? तो ये आपका जो एरिया होता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का, उसका जो एक प्रकार से मतलब जो है जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो एक प्रकार से जो है एन को हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ई आपका इलेक्ट्रॉन पर जितना आपका आवेश होगा, चार्ज होगा, वह आपका ई होता है। और वीडी आप जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से क्या है? अनुगमन वेग है, जिसे आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं, या आपका अफवाह वेग भी कहीं कहीं पर इसे बोला जाता है। तो यहां पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह राइट होगा। इसका देखिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या करा आपका कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। दोस्तों देखिए यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट आपका जो चैप्टर है उससे आपका ये है। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं आपकी पूरी बुक से, जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी को देखिए मैं आपको सम्मिलित करके आपके सामने लाता हूं। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर क्या होते हैं?
केवल कोटर होते हैं या केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं, या ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। तो देखिए जो आपकी दोस्तों अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत में ना ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते और ना ही कोटर होते हैं, अर्थात हमारे यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन होगा वह राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ, चौथा आपका विकल्प राइट होगा। ना ही अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही कोटर होंगे। ठीक है, तो चौथा विकल्प राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। तो देखिए 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना या बराबर। तो देखिए जो अल्फा कण होता है, ठीक है, अल्फा कण जो होता है इसमें आपका जो प्रोटॉन का आवेश होता है इसका 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना। तो यानी इसमें जो हमारा 2 गुना सेकंड ऑप्शन है वह है बिल्कुल राइट होगा। तो ये आपका 2 गुना होता है अल्फा कण का आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है कितना होता है? 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, या 0.7 वोल्ट, या 0.9 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर तो जर्मेनियम डायोड होता है दोस्तों, इसका जो विभव प्राचीर होता है, ठीक है, विभव प्राचीर जो होता है वह आपका होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0.3 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें बिल्कुल राइट होगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र है। तो फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र कौन सा होता है इसमें से? तो यहां पर क्या है पहला आपका एच न्यू अपान लैम्डा। ये क्या दोस्तों? लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा होता है वही है। इसके बाद एच अपान सी लैम्डा, यहां पर नेक्स्ट एच सी अपान लैम्डा, और इसके बाद एच लैम्डा अपान सी। तो देखिए जो फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र होता है वो आपका होता है एच अपान सी लैम्डा। यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वह बिल्कुल राइट होगा। आपका हो जाएगा एच अपान सी लैम्डा, जहां एच आपका प्लांक नियतांक है, ध्यान दीजिएगा, एच क्या है? प्लांक नियतांक है। सी क्या है? आपका प्रकाश की चाल होती है। और लैम्डा आपका क्या होता है? प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वह आपका होता है लैम्डा। तो ये आपका क्या है? इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि n प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। दोस्तों आपने सुना होगा ना या पढ़ा होगा, जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एक होता है p प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, तो आपका जैसे npn ट्रांजिस्टर बनता है उससे, तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में जो पीएन संधि डायोड का उपयोग, या अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारे डेरिवेशन आपको करा चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो उनको कर लीजिएगा। तो n प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या कोटर या पॉजिट्रॉन। तो इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें विद्युत चालन का जो कारण है वह आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। क्योंकि देखिए जो अगर कोटर होंगे तो वहां पर विद्युत चालन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से ही होता है ये चीजें, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन यहां से आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत अधिक, बहुत कम, या शून्य, या अनंत। ठीक है, तो देखिए जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध दोस्तों अनंत होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें आपका चौथा जो ऑप्शन होगा, ठीक है, अनंत, ये हमारा हो जाएगा इनफिनिट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना? अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन काफी है इंपॉर्टेंट है, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान होता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए बात कर रहा ना, पूर्ण चक्र, अर्ध चक्र की बात नहीं करेगी, पूर्ण चक्र में तो धारा का औसत मान कितना होता है? तो ये आपका होता है शून्य। कितना? शून्य। यानी इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा यह बिल्कुल राइट होगा। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है या शून्य होता है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंडर रूट LC का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट LC का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है, फेरेड होता है, या एम्पियर होता है, या सेकंड होता है। तो ये दोस्तों आपका समय के बराबर होता है, इसका मात्रक आपका सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अंडर रूट LC का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका सेकंड होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब हम इसके बाद जो है यहाँ पर 8 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके यहाँ पर जो डेरिवेशन भी इनमें होंगे और इन्हीं में आपके न्यूमेरिकल भी होंगे और आपके जो है इसी में जो है थ्योरी के क्वेश्चन भी होंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय फ्लक्स, आपने नाम तो बहुत बार सुना चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन ये होता क्या है ये अभी काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की तरह ही होता है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए यहां पर इसकी परिभाषा आपको देना है, तो हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे और इसका मात्रक भी जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित
किसी तल से लंबवत गुजरने वाली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है विद्युत फ्लक्स। ठीक उसी प्रकार से जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जैसे चुंबकीय की फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र लेना है, और अगर बात करें विद्युत फ्लक्स की तो आपको विद्युत क्षेत्र लेना है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा दोनों को चेंज कर देना, बाकी एक ही चीज है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी कि जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी उतना ही आपका जो है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। ठीक है, तो मतलब बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो आपका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जाता है। तो ये आपका होता है चुंबकीय फ्लक्स। अब इसकी बात करें यहाँ पर, तो देखिए यदि तल का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वह आपका ए हो, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका अगर बी हो तो ये आपका हो जाएगा फाई बराबर बी ए। ठीक है, फाई बराबर बी ए, ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। और इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका आपका वेबर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका मात्रक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो ये आपका जो है चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों मात्रक है वेबर। तो ये आपका हो गया मात्रक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक मतलब स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपने नाम तो सुना ही होगा। तो स्वप्रेरण गुणांक की आपको यहां पर देना है दोस्तों परिभाषा। तो इसकी हम लोग परिभाषा भी देंगे और इसका फार्मूला भी जानेंगे, क्योंकि इससे आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनता है। तो यहां पर हम लोग इसका जो है जानते, देखिए क्या होता है कि जब किसी कुंडली में, ठीक है, यहां पर कुंडली में होता है सारी चीजें, जो आपका यहां पर स्वप्रेरण गुणांक है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो देखिए यहां पर कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में आप धारा प्रवाहित किए तो उसके चारों ओर, ठीक है, जो कुंडली होती है उसके चारों ओर क्या होता है, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब दोस्तों हम लोग किसी कुंडली में, मान लीजिए हमारे पास क्या है, या एक जो है कुंडली है, और इस कुंडली में मान लीजिए आप लोग धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इस कुंडली में यहां पर धारा प्रवाहित किए तो इसके चारों ओर क्या होता है, यहां पर चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इस स्थिति में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होता है, परिवर्तन होता है, और प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है वह उसके समानुपाती हो जाती है ना। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होगा कुंडली में, कुंडली से बद्ध, और जो कुंडली में प्रवाहित धारा आई है ये क्या होती है, विद्युत फ्लक्स के आपके जो है उसके जो है मतलब एक प्रकार से समानुपाती हो जाती है। तो यही आपका होता है स्वप्रेरण गुणांक। और देखिए इसमें आपको इसका फार्मूला अगर चाहिए, यानी कि इसका सूत्र भी निकालने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, देखिए तो लिखेंगे कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो, जैसे मैंने बताया कि कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि यदि जो है कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो और चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वह फाई हो, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका यहां पर आंसर है कह रहा है, इसके अनुसार क्या है, धारा जो है चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती है। यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपका आई का मान होगा वह जो है फाई के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है ये आपका समानुपाती हो जाएगा आई के, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए जब आप इसको हटाएंगे समानुपाती नियतांक तो आपका स्वप्रेरण के लिए एल लग जाता है, यानी इसमें आपको फाई बराबर एल आई कर देना है। तो ये आपका बना। अब इससे आप फार्मूले भी बना सकते हैं फाई बराबर एल आई से, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं काफी सिंपल से तरीके से, है ना। तो इसमें ज्यादा आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप चाहें तो देखिए आपका फैराडे का नियम भी होता है। तो फैराडे का नियम क्या होता है, यहाँ पर ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है, टाइम के सापेक्ष चेंज दर्शा रहा है। तो अगर आप फाई की जगह पर इस वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर ई बराबर आपका हो जाएगा माइनस डी और ये आपका एल आई और अपान क्या है dt है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसका आप लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डी आई अपॉन डी टी जो है एक प्रकार से टाइम चेंज है। बाकी आपको यहाँ पर इतना ही कर देना है तो ये आपको हो जाएगा। और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक आपको पता होगा, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो इसको आपको ऐसे ही कर देना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और यदि प्रेरकत्व एवं सी संधारित्र जो है एसी परिपथ से जुड़े हों। तो दोस्तों देखिए अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक बार बार आपके परीक्षा में आता है, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आपको निकालना है, अनुनादी आवृत्ति होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए, उसके बाद इसका व्यंजक हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए क्या होता है, जब प्रेरकत्व यल, ठीक है, इसमें यल क्या है, प्रेरकत्व है। तो कह रहा कि जब प्रेरकत्व एल संधारित्र सी, है ना, संधारित्र सी एवं प्रतिरोध जो आपका आर होता है ना, तो ये आपका एल क्या है, प्रेरकत्व है, सी आपका संधारित्र है और जो आर है वो आपका प्रतिरोध है, को श्रेणी क्रम में एसी परिपथ, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है एसी परिपथ। तो मतलब एसी परिपथ के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात जो आपका यहाँ पर एक्सएल होगा, जो आपका प्रेरकत्व कुंडली में उत्पन्न होगा, ये
आपका प्रेरण प्रतिघात का मान धारित्री प्रतिघात के बराबर हो जाता है। धारित्री प्रतिघात का मतलब जो संधारित्र होता है इसमें जो आपका प्रतिघात होगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है, तो ऐसा परिपथ आपका अनुनादी आवृत्ति के लिए कहलाएगा, अनुनादी परिपथ कहलाता है। अब देखिए यह बराबर कैसे होता है, तो कह रहा है कि जो प्रेरण प्रतिघात होता है, यानी कि प्रेरण प्रतिघात को हम लोग बोलते हैं एक्सएल। तो एक्सएल किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, तो ये आपका धारित्री प्रतिघात के बराबर हो जाता है। धारित्री प्रतिघात को बोलते हैं एक्ससी, है ना। तो एक्सएल आपका एक्ससी के बराबर हो गया और ये आपका अनुनादी परिपथ कहलाएगा। अब अनुनादी परिपथ के लिए आपको निकालना क्या है, आवृत्ति। तो चलिए हम लोग आवृत्ति को निकालते हैं, कैसे निकालना। तो देखिए जो एक्सएल होता है दोस्तों आपका ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है, ओमेगा एल के बराबर होता है। और जो आपका एक्ससी होता है ये 1/ओमेगा-c के बराबर होता है। अब ये हमारा चेंज हो गया, हमें निकालना क्या, आवृत्ति निकालना। तो हम लोग इसको जो ओमेगा है, ओमेगा को हम लोग इधर लाएंगे और जो एल है एल को इसके बटे में ले आएंगे। तो ये आपका किस प्रकार से बन सकता है, तो ये आपका बन सकता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक आपका ये हो गया, एक ये तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल में आपका 1/एल आपका ये है, तो एल और ये आपका सी 1/LC। अब देखिए दोस्तों जो आपका ओमेगा होता है, क्या ओमेगा जो होता है ये ओमेगा आपके एक वैल्यू है, कोणीय आवृत्ति होती है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा बराबर आपका होता है 2πf, ठीक है, 2πf। तो अब आप यहां पर समझ गए ना कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वह 2πf के बराबर होती है। तो इसमें आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे ओमेगा बराबर अगर आप चाहते तो ओमेगा इक्वल आप निकालेंगे तो 1 और ये एलसी में आपका रूट लग जाएगा, ठीक है, ये एलसी में, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर हमने हटाया तो इधर आपका रूट लग गया, तो ये आपका रूट एलसी बन गया। अब यहां पर ओमेगा की जगह पर इस वैल्यू को रखिए तो 2πf इक्वल आपका हो जाएगा 1/√LC, ठीक है, ये निकल के आया। अब आपको यहां पर एफ का मान चाहिए, क्योंकि एफ ही आपकी आवृत्ति है, यही तो निकालना है, फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी है। तो आप यहां पर f इक्वल लिख सकते हैं 1 और ये 2π आपका बटे में आ जाएगा और √LC आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति आपको इतना ही निकालना होता है। बाकी आप समझ गए कि मैंने बताया कि आपका अनुनादी आवृत्ति जो है क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तो आपको इतना कर देना है यहां तक, है ना। तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझिएगा, कह रहा कि लेंज का नियम बताइए। मैंने बताया था कि लेंज का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, तो यह नियम यार काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, लेंज का नियम बताइए कह रहा क्वेश्चन। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी दोस्तों सिंपल से आपको इसमें कुछ नहीं समझना, ये समझना है कि अगर मान लीजिए हमें कोई जो है हमारा भला कर रहा है तो हम उसका जो है उल्टा क्या करें, उसका विरोध करें। तो यही आपका एक प्रकार से हो सकता है लेंज का नियम। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यही है आपका लेंज का नियम। तो चौथा क्वेश्चन यार काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इतना ही कर लीजिएगा, बाकी काफी ज्यादा आसान भी है, ठीक है। तो इसमें आपका ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद यहां पर एक पांचवा क्वेश्चन है, तो नियम भी मैंने यहां पर काफी सारे लिए हैं। तो ये पांचवा क्वेश्चन करा कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। एम्पियर का परिपथीय नियम, देखिए आप जानते हैं ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझिए कि आपका यहां पर होता क्या है। तो इसमें आपका एक बंद परिपथ होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, यानी ये आपका जो सर्किल के रूप में दिख रहा है ये आपका क्या है, बंद परिपथ है। इसमें आपका यहाँ पर क्या है, ये बंद परिपथ है और एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, धारा प्रवाहित की गई इसमें चालक में, है ना। तो ये आपका चालक हो गया, एक्स वाई मैंने यहाँ पर चालक बनाया। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, यानी कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो आपका यहां पर क्या है, एक पॉइंट P है, इस पर आपका यहां पर चुंबकीय क्षेत्र D भी है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, यहां पर क्या है, बी का रेखीय समाकलन, ये आपका बंद परिपथ का मतलब क्या होता है, यहां पर रेखीय समाकलन जो हमने यहां पर लगाया, जो समाकलन का साइन है इसमें हमने क्या किया, ये आपका इस प्रकार सर्किल जो लगा है यह बंद परिपथ के लिए, ठीक है। तो इसका आपका जो पथ द्वारा घिरे कुल धारा I, यानी जो ये आपका पथ है इसमें आपका घिरा गया कुल धारा जो I है इसका μ0 गुना होता है। तो अर्थात यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये आपका एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित है और हमने इसको एक जो है कल्पना करी है कि आपका एक पूरा बंद परिपथ है
और जिसकी रेडियस हमने r दर्शाई, और यहाँ पर हमने जो है इस परिपथ के जो है मतलब किसी जो है बिंदु पर हमने एक पॉइंट P मान लिया, और यहाँ पर आपका जो अल्पांश होगा यानी कि जो हमने छोटा सा पॉइंट माना है ये आपका अल्पांश dl है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रेखीय समकलन बंद परिपथ के लिए इस प्रकार से, और ये आपका b और ये dl अल्पांश है, और इसका क्या होता है कुल धारा I का जो है आपका म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि म्यू 0 I हो जाएगा। बस ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। तो इतना आपको कर देना एम्पियर के परिपथी नियम, ज्यादा कुछ इसमें आपको नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर के लिए आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता है ना, तो इतना आपको करना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन दोस्तों यहां से कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर, ठीक है, कोई स्थान है तो कह रहा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक कितना है 0.33 गॉस है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है 0.33 गॉस। अब कह रहा है कि तथा नमन कोण 45 डिग्री है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। यानी दोस्तों यहां पर आपका ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है और हमें इसमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना इसका जो है क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको चलिए यहां पर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए यहां पर आपका दिया क्या गया है, तो न्यूमेरिकल को देखिए सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका यही होता है कि आपको जो उसमें वैल्यू को फाइंड करना है कि आखिरकार कौन कौन सी जो वैल्यू है वह दी गई है। तो यहां पर आपका ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है, और ऊर्ध्वाधर घटक को क्या बोलते हैं आप लोग, वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल, और जो आपका क्षैतिज होता है उसको आप लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहां पर पहले थीटा का मान कितना 45 डिग्री है, तो अर्थात यहां पर थीटा आपका दिया गया है 45 डिग्री है ना, और इसके अलावा यहां पर भी यानी कि वर्टिकल आपका दिया गया है कितना, यहां पर 0.33 गॉस, ये वैल्यू दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना हॉरिजॉन्टल यानी कि उसका क्षैतिज घटक निकालना। तो h बराबर आपको यहां पर ज्ञात करना। तो आपने पढ़ा है ना एक फार्मूला tan थीटा बराबर v अपान h है ना, तो ये आपका tan थीटा यहां पर फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल v अपान h, ठीक है, ये फार्मूला। अब थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, तो यहां पर रखेंगे tan 45, ठीक है, tan 45 बराबर वर्टिकल आपका कितना है 0.33 और अपान हॉरिजॉन्टल। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यानी कि इसका आपका मान कितना हो जाएगा यहां पर 1 और इक्वल टू आपका 0.33 और अपान h। तो h का आप 1 से गुणा कराइए तो h का मान आपका जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल निकलेगा वह भी आपका 0.33 गॉस हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व कर देना। तो मतलब यहां पर उसका जो कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, बस हाँ 1-2 नंबर के लिए, कभी कभी 2 नंबर के लिए आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना आपको यहां पर सॉल्व कर देना है। बाकी यही इस प्रकार के क्वेश्चन ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको शुरुआत में ही देखने को ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आपको कर लेना, 6 क्वेश्चन हमारे यहां से कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक 7वां क्वेश्चन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न संख्या 7 है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, यहां पर आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आपको इसको जो है प्रूव करना है कितना, तो संचित ऊर्जा का मान आपको निकालना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किसमें, तो कह रहा है कि आपका कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उस समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा इतनी होगी, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के यार फिजिक्स में तो क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में तो इनकी ये जान होती है, तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आपको लिखना है यहां पर कि आवेशित संधारित्र की जो प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा जो होती है संधारित्र का, उसको जो ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि जो संचित ऊर्जा होगी उसको बोल सकते हैं आप लोग ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर ऊर्जा घनत्व हमने यहां पर इसको डिनोट कर दिया है। तो यहां पर आपको U बराबर एक फार्मूला होता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। यह क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार से फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग ये लाएंगे, वैल्यू को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर लाते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको नीचे लिखना है U इक्वल क्या करना है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो ये आपकी होती है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख देना है 1/2 और होता है यहां पर क्या CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा होती है। अब यहां पर क्या है आपका, तो इतना होगा, तो आपको संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन निकालना। तो यहां पर दोस्तों संधारित्र की प्लेटों द्वारा जो आयतन आपको निकालना, तो जो आपका संधारित्र का जो कुल क्षेत्रफल होगा एरिया A और उसके प्लेटों के बीच जो दूरी होगी D, उन दोनों का गुणनफल आपका हो जाएगा उसका आयतन। तो अर्थात आप यहां पर ये कर सकते हैं, जो ये वैल्यू है इसके बटे में जो आपका आयतन आएगा वह आपका हो जाएगा A और स्मॉल d।
ये आपका आयतन हो गया किसका, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया कुल आयतन हो जाएगा। अब इतना आप निकाल लिए, इसके आगे आपको क्या करना है तो वो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो समांतर प्लेट संधारित होता है इसकी धारिता का हमने निकाला था एक व्यंजक, ठीक है। तो अगर आपको वह आ रहा होगा तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए समांतर प्लेट संधारित की जो धारिता का व्यंजक होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान होता है जो है डी, है ना। ये होता है समांतर प्लेट संधारित की धारिता का व्यंजक। इस व्यंजक का यूज करके आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप लोग करेंगे u इक्वल 1/2 और c की जगह पर देखिए c बराबर ये वैल्यू है तो c की जगह पर इस वैल्यू को हम लोग पुट अप कराएंगे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट a अपान डी रखेंगे और ये आपका क्या है v स्क्वायर है और बटे में आपका क्या है तो ad है और ये पूरी के बटे में लगा तो आपका देखिए इसके बटे में अगर आप एक लगाते हैं तो आपका एक ऊपर जाएगा और जो ad है फिर से ये बटे में आ जाएगा। तो यानी जो ad है तो आपका यहाँ पर गुणे में ad फिर से इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो आपका ये d है सॉरी, ठीक है। तो u इक्वल आपका हो जाएगा 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर a से a आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर v स्क्वायर और बटे में आपका ये d स्क्वायर हो जाएगा। इतना वैल्यू आपका ये निकल के आए दोबारा से एक बार करने पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका v बराबर ये वैल्यू निकला, इतना तो आप कर सकते हैं ना, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहां पर आपका v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर आपको यहां पर क्या होता है देखिए v बराबर आपका क्या है, ये आपका यहां पर वोल्टेज, तो v बराबर आपका यहां पर होता है फार्मूला E इंटू डी, है ना, E इंटू डी। तो ये आपका v बराबर E इंटू डी होता है। तो v की जगह पर आपको E स्क्वायर और d स्क्वायर लिखना है क्योंकि यहां पर v का स्क्वायर है। तो ये आपको यहां पर जो है v की जगह पर इस वैल्यू को पुट अप कराना है। तो देखिए ये u बराबर आपका 1/2 और ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया और v स्क्वायर की जगह पर आपको e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहां पर v स्क्वायर है ना, तो इस वैल्यू का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा e स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा d स्क्वायर और ये आपका बटे में पहले से लिखा है d स्क्वायर। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर u इक्वल का आपका निकलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर e स्क्वायर, बस ये ही वैल्यू है और इतना तो आपको निकालना था 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर और यही आपका निकल के आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो इतना आपको यहां पर जो है प्रूव करना है कि मतलब यहां पर कोई एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसी में संचित ऊर्जा आपकी इतनी होती है। ये वैल्यू जो हमने यहां पर अभी निकाल ली। तो बस इतना आपको कर देना, काफी सिंपल तरीके से, देखिए कितना आसान था। इसके बाद एक और आपको क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब लॉन्ग मैराथन है, पसंद आए तो यार लाइक कर देना और आपके लिए इतनी मेहनत करते हो तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालिए। हमें किस में निकालना है तो निरक्षीय स्थिति में, है ना। एक होता है आपका अक्षीय स्थिति के लिए और एक आपका है निरक्षीय स्थिति के लिए। तो हम लोग यहां पर चलिए इसको निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति में आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और विभव भी आपका शून्य होता है। तो आपको यहां पर निकाल के बताना कि कैसे आखिरकार यह शून्य होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कुल मिलाकर। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, इसमें आपके दो बिंदु आवेश है, आपका एक यहां पर ए है और ये बी है। तो एक प्लस क्यू आवेश यहां पर रखा गया और एक आपका माइनस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर एक आपको जो है इससे जो है लंबवत एक पॉइंट पी मान लेना है, यानी कि जो आपकी ये लैंग्वेज लिखी है वही आपको मैं बता रहा हूं। जैसे लिखा है कि माना द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब यहां पर दो ध्रुव है, एक आपका ए है और एक आपका बी है। तो माना द्विध्रुव ए बी की लंब अर्धक रेखा, लंब अर्धक मतलब इसका जो होने का ये लंबवत रेखा जो पी है ना, एक मध्य बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर, यानी आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यानी कि हम इस दूरी को जो है मान सकते हैं कि ये क्या है आर है, ठीक है। तो आर दूरी पर क्या है ये बिंदु आपका पी है और इसमें आपको निकालना है क्या, यहां पर निकाला है वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति के लिए। ये आपकी निरक्षीय स्थिति होती है क्योंकि लंबवत स्थिति है ना, तो इसलिए आपका यहां पर द्विध्रुव से लंबवत स्थिति है, इसलिए आपका निरक्षीय स्थिति है। तो इसमें आपको निकालना है। तो आप देखिए इसमें आप यहां पर लिखना जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है, यहां पर आपको लिखना है जो आपका एपी होगा, ठीक है। एपी मतलब ये वाली लाइन यहां से ए से पी तक का पॉइंट, वो आपको किसके बराबर हो जाएगा तो बी से पी तक के पॉइंट, क्योंकि यहां पर दोनों के मध्य ये पॉइंट पी ओ है और दोनों के मध्य पॉइंट से तो ये रखा गया, तो आपका दोनों ये लंबाइयां जो दूरियां होंगी ये बराबर होंगी। तो मतलब एपी बराबर क्या हो जाएगा आपका बीपी के, ठीक है। तो एपी आपका बीपी के बराबर, ये हम लोग यहां पर दर्शा दिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है, फिर उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है और फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहां पर निरक्षीय स्थिति में विभव। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लिखिए कि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या आपका वैद्युत विभव, है ना,
वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव आपका यहाँ पर क्योंकि दो है, आपको प्लस क्यू के कारण भी निकालना है और माइनस क्यू के कारण भी निकालना है, तो इसलिए हम लोग एक को V1 मान लेते हैं और एक को हम लोग V2 मान लेंगे। तो V1 बराबर आपका यहाँ पे विभव का जो फार्मूला होता है आपका होता है 1/4πε0 और Q अपान क्या हो जाएगा Vp, क्योंकि इसका मतलब देखिए यहाँ पर इसके लिए निकाल रहे हैं तो Vp को आपको यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। तो Vp आपका यहाँ पर ये वाली लंबाई लेंगे क्योंकि हम लोग प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा Vp। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए Vp, यह आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पर माइनस क्यू के कारण देखिए तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण आपका यहाँ पर V2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव माइनस चार्ज है ना, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये जो विभव होगा वो आपका माइनस हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा Q अपान आवेश तो आपका Q ही है और यहाँ पर आपका Vp नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये AP है दूरी है ना, ये आपका दूरी AP है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे इसके बटे में AP लिख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका परिणामी निकालना है। तो परिणामी विभव का निकलेगा दोनों का, तो आप यहां पर लिखेंगे कि परिणामी विभव, ठीक है, आपको लिखना है परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बिंदु P पर, क्योंकि देखिए इसका जो परिणामी निकलेगा वो कहां पर निकलेगा, बिंदु P पर निकलेगा और यही तो हमें निकालना था। तो दोनों का परिणामी आपका बिंदु P पर जो विभव निकलेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बिंदु P पर, आप इतना यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए बिंदु P पर इस प्रकार से। तो V बराबर आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 है ना, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो V बराबर आपका यहाँ पर V1 प्लस V2। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी है तो 1/4πε0 और यहाँ पर क्या है Q अपान क्या है Vp है, ये V1 का मान है और प्लस आपको यहाँ पर लगाना और इसके ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू आपका यहाँ पर 1/4π माइनस का, ठीक है, निगेटिव है, तो 1/4πε0 Q अपान और ये AP। तो अब देखिए यहां पर आप ये कर सकते हैं दोस्तों, जो हमने AP बराबर VP किया था तो हम AP की जगह पर क्या लिख सकते हैं VP, क्योंकि हमने एक जो है VP लिख दिया और एक AP की जगह पर आप यहां पर VP लिख दीजिए। तो ये आपका देखिए दोनों आपके बराबर वैल्यू है ना, लेकिन क्या है अपोजिट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बचे कुल मिलाकर। तो पूरा जब कट गया तो विभव क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि आप बता सकते हैं कि दोस्तों जो निरक्षीय स्थिति होती है इसमें जो आपका वैद्युत विभव होता है क्या होता है 0 के बराबर होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आपके यह 8 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो यार पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों जल्द ही मैं आपको और भी ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।